आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, द नेक्स्ट 1 आवर एटलीस्ट। और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने पिछले 20 दिन में आप सबने हमने मिलके करीब 5000 कोरोना, इन्फ्लुएंजा, फ्लू इस तरह के पेशेंट्स को डील ही नहीं किया बल्कि उनको ठीक भी किया, जो कि अपने आप में बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि ठीक किया वो भी इन ए लिमिटेड टाइम। मे बी मोस्ट ऑफ देम, ज्यादा लोग क्योर हो गए 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी दवाई के बिना बिना उनके एक भी पैसा खर्चा किए। यानी कि इस वक्त दुनिया में जो सबसे भयानक बीमारी मानी जाती है, जिससे पूरी दुनिया रुक गई है, असली में आपने देखा कि वो कितनी छोटी बीमारी है। मेरे ख्याल से अब आपको पता चला इट इज अ सिंपल फ्लू, सर्दी जुकाम के बराबर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जैसा जो दिखता है वैसा वो हो कोई जरूरी नहीं है। तो आज जो मैं बताऊंगा, ये अगर आपको ठीक से समझना है एग्जैक्टली, तो उसके लिए एक नियम है। एक नियम को दिमाग में रखेंगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। जो मैंने आज ये बनाया प्रेजेंटेशन, इसमें आपने जो सवाल पूछे हैं इस पिछले 1 महीने के दौरान, स्पेशली जब आपने कोरोना के पेशेंट से डील किया, तो आपके दिमाग में या आपके ऐसे सिचुएशंस आए जहां पे आपको कोई जवाब नहीं था कि पेशेंट को कैसे हैंडल करें। तो जो सवाल आपने पूछे वो सारे सवाल मैंने कलेक्ट किए, और वो सारे सवाल को के बेसिस पे ही ये प्रेजेंटेशन है जो आप देख रहे हैं। सो दिस प्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन जो भी कुछ आपने अभी पूछा पिछले कुछ दिनों में, वो सारे इकट्ठे करने के बाद। तो सीधा चलते हैं इसमें। नियम एक दिमाग में याद रखिए कि आप इमेजिन कीजिए कि आप जज के पोस्ट में हैं, आप जज हैं और जज हैं, और ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया है एक बार अपने वीडियो में। और संजय दत्त आपके सामने है एज ए मुजरिम के साथ की तरह, और एक तरफ मीडिया और ग्लैमर और बड़े बड़े नेता सब बोल रहे हैं कि संजय दत्त एक बहुत अच्छा आदमी है और वो लोगों का भला करता है, तो मुन्ना भाई है और हीरो है। और दूसरी तरफ एविडेंस सबूत ये बोलते हैं कि वो तो एक मुजरिम है और उसको सजा होनी चाहिए। तो आप किसकी बात मानेंगे एज ए जज? आप मानेंगे जो मीडिया बोल रही है, जो चमक दमक बोल रहा है, जो बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं, जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है, या आप मानेंगे एविडेंस क्या बोल रही है, सबूत क्या बोल रही है? तो एज ए जज आप सबूत को मानेंगे, राइट? सबूत पेपर के अंदर दबे हुए हैं, वो सबूत देखेंगे और सबूत जो मिलेगा, जो एविडेंस मिलेगा, उसी को सच मानेंगे। बस इतनी सी बात अगर आप सामने रखें, इतनी सी बात अगर दिमाग में रखें, तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सारा कुछ समझ आ जाएगा आपको। अगर इस बात को आपने इग्नोर कर दिया तो सारा कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे। और आपके लिए समझना आसान है क्योंकि आपने पिछले 20 दिन में एक्सपीरियंस किया कि टीवी में आपने देखा, अखबार में आपने देखा, और हर जगह की कितना भयानक एक बीमारी आ गई है कोरोना, जो पूरे दुनिया को खा जाएगी। बट इन रियलिटी जब आपने उनके पेशेंट को डील किया, उनको ठीक किया, तो आपने देखा कि ये कितना आसान है, कितना आसान है ठीक होना। जस्ट अ 3 स्टेप डाइट फॉर मोस्ट ऑफ द कोरोना पेशेंट। हमने देखा पिछले 20 दिनों में 3 दिन का 3 स्टेप डाइट, वो भी एक ऐसा सिंपल डाइट जो कहीं भी मिल जाता है, किसी भी शहर में, किसी भी देश में, और उससे कैसे ठीक होते हैं। और उनमें काफी सारे पेशेंट ऐसे थे जो अगर हॉस्पिटल चले जाते तो सीधे वेंटिलेटर के लिए वो एलिजिबल थे, सीधे वेंटिलेटर के लिए एलिजिबल थे। मतलब ये कि आपने ऐसा नहीं कि जो बहुत माइल्ड केस है, मॉडरेट केस, उनको ठीक किया। कुछ लोग ऐसे थे जो एक्सट्रीम केस थे, क्रिटिकल केस थे, एक्यूट केस थे, उनको ठीक किया और 3 दिन में ठीक किया, कई बार 5 दिन में ठीक किया, लेकिन जल्दी जल्दी आपने ठीक कर दिया। तो जो टीवी में दिखाया जा रहा था, जो अखबार में पढ़ाया जा रहा था, जो आप जब भी फोन करते हैं तो जो एक रिंगटोन बजती है, तो ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा दानव आ गया। लेकिन असली में जब आपने देखा, इन रियलिटी देखा, फेस टू फेस देखा, तो देखा कि ये कितना सिंपल सी बीमारी है। तो यही दुनिया बीमारी की, दैट इज व्हाट आई कॉल एज भय का व्यापार। तो खैर, यू आर ए जज टुडे, और आप ग्लैमर पे मत जाइए, चमक धमक पे मत जाइए। कितना बड़ा हॉस्पिटल है, कितनी बड़ी मशीनें हैं, वो एक तरफ, और सच्चाई क्या है, एविडेंस क्या है, वो दूसरी तरफ। तो इतना करेंगे तो आ जाएगा सब कुछ समझ। अब सीधे आप स्क्रीन पे देखिए, इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा कोविड-19 पेशेंट। देखिए, कोविड-19 जो है वो इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा की कैटेगरी का है, फ्लू के कैटेगरी का है। कोविड-19 बोलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यू से इट इज ए इन्फ्लुएंजा, यू से इट इज ए फ्लू, तो आसान है। तो आप ऐसे बोलिए कि फ्लू को कैसे मैनेज करें। तो जब भी किसी को फ्लू होगा, जो सिम्टम आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे सिम्टम हो सकते हैं या इनमें से कुछ सिम्टम हो सकते हैं। बस आपको इन सिम्टम को मैनेज करना है। इमरजेंसी मैनेजमेंट मतलब कि जब ये सिम्टम हमारे खतरे से बाहर हो जाता है,
अब खतरे से बाहर होने की डेफिनेशन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। वो पेशेंट, कोई पेशेंट ऐसा होता है कि वो थोड़े से में ही उसकी हालत खराब हो जाती है, थोड़े से में ही वो पैनिक हो जाता है, तो वो पैनिक होकर बोलेगा कि मेरा दम घुट रहा है, मैं सांसें नहीं ले पा रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ गया, ये बोलेगा। लेकिन एज ए एक्सपर्ट आपको कूल रहना है, आपको कूल रहना है, बिल्कुल कूल रहना है। पेशेंट तो पैनिक होता ही है, लेकिन हमें कूल रहना है। कूल रह के आपको देखना है कि इन सारे जितने भी चीजें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो ब्रीदिंग है, वो कफ है, फीवर मैनेजमेंट, वॉमिटिंग है, नोजिया है, वीकनेस है, ये सारों में सिर्फ ब्रीदिंग, सांसें और फीवर, यही दोनों चीज इंपॉर्टेंट है जिसको पकड़ के रखना है। दैट इज ब्रीदिंग और टेम्परेचर, ये दोनों कंट्रोल में रख लिया तो कोई घबराने की बात नहीं। उल्टी कर रहा है, करने दो, ठीक हो जाएगा। पेट के अंदर कोई अच्छी चीज नहीं है तो बाहर ही निकलेगी। नॉजिएटिक है तो आराम से लेटे रहो, आफ्टर ऑल बीमार हो, चिंता की बात नहीं। वीकनेस है, कितना भी कमजोरी बोले, उठा नहीं जा रहा, निश्चिंत रहिए, बी कूल, वो मरने नहीं वाला। देखिए मरना इतना आसान नहीं होता, इट इज नॉट इजी टू डाई, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि मरने नहीं वाला है। तो बस अगर आप ब्रीदिंग को और टेम्परेचर को दोनों को थोड़ा मैनेज कर लें तो बात बन जाएगी। अब सबसे इन दोनों में भी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इशू, ब्रीदिंग डिफिकल्टी आती है तो यहाँ पे क्या करना है, तो इसमें ब्रीदिंग में क्या करना है। अगर हॉस्पिटल में कोई जाता है तो ब्रीदिंग के लिए क्या करते हैं, पहले उसको देखते हैं फटाफट, फिर आपको क्या करना है उसको देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए हॉस्पिटल सेटअप में कभी जाएंगे तो एक सिलेंडर ऑक्सीजन लगा देंगे ब्रीदिंग के लिए, है ना, और उससे भी बात नहीं बनेगी तो फिर वेंटिलेटर में ले लेंगे। वेंटिलेटर का नाम तो इतना कॉमन हो गया, बच्चा बच्चा जानता है, राइट। ब्रीदिंग हो जाएगी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से नहीं बात बन रही, डॉक्टर बोलेगा इनको वेंटिलेटर में लगाना है, कौन मना करेगा, सीधे वेंटिलेटर में चला जाएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा फ्रॉड। इट इज नॉट ए साइंस, क्योंकि आप जो नॉर्मली ब्रीथ इन करते हैं वो ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन करते हैं। आप एयर को ब्रीदिंग करते हैं, हम ऑक्सीजन ब्रीदिंग नहीं करते। हमारी जो बॉडी है इट इज डिजाइन टू ब्रीथ इन एयर, नॉट ऑक्सीजन। हमारी बॉडी डिजाइंड है हवा को ब्रीद इन करने, इनहेल करने के लिए, ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए डिजाइन नहीं है। जिस तरह से आपकी गाड़ी जो है वो या तो पेट्रोल से चलती है या डीजल चलती है, उसके लिए डिजाइंड है। लेकिन आपकी गाड़ी में, पेट्रोल वाली गाड़ी में, अगर हवाई जहाज का जो जेट फ्यूल होता है जो पेट्रोल से भी ज्यादा प्यूरिफाइड होता है, वो जेट फ्यूल डाल दूंगा कि ये तो और प्यूरिफाइड है, तो क्या गाड़ी और अच्छी चलेगी? नहीं चलेगी, गाड़ी वहीं रुक जाएगी, ठीक है। तो चाहे जेट फ्यूल और प्यूरिफाइड है, चाहे जेट फ्यूल और महंगा है, लेकिन वो आपकी गाड़ी के लिए डिजाइन नहीं है, या आपकी गाड़ी उस चीज के लिए डिजाइन नहीं है। तो ये आप, अगर आपका डीजल गाड़ी तो उसमें पेट्रोल डाल देंगे, हालांकि पेट्रोल इज मोर एक्सपेंसिव, इट इज मोर प्यूरिफाइड, लेकिन उसके लिए वो डिजाइन नहीं है। तो ठीक उसी तरह से आपकी जो बॉडी है दैट इज डिजाइंड फॉर एयर ब्रीथ इन, हवा को ब्रीथ इन करने के लिए, जिसमें 21% ऑक्सीजन होना चाहिए और बाकी मोस्टली नाइट्रोजन होना चाहिए, तो वो एयर को ब्रीथ इन करने के लिए। उसकी जगह ऑक्सीजन ब्रीदिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें नुकसान होगा, नुकसान होगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि चमक धमक एक तरफ है कि बड़े बड़े सिलेंडर ऑक्सीजन लगे हुए हैं, हॉस्पिटल में पाइप है, ऑक्सीजन आ रहा है, और बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टर हर जगह देख रहे हैं, जब भी इमरजेंसी हो रही, इमरजेंसी नहीं भी हो रही तो मुंह में ऑक्सीजन लगा दिया। हवा हम मूवी में देखते हैं, तो वो तो है ग्लैमर, वो तो है चमक दमक। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, एज ए जज आप बताइए एविडेंस क्या कहता है। अभी तक पिछले 100 साल से हम ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऑक्सीजन के यूज करने से एविडेंस क्या कहता है, क्या पेशेंट को फायदा होता है या नुकसान होता है? एविडेंस ये कहता है कि ऑक्सीजन यूज करने से पेशेंट को नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ। मैं आपको एविडेंस दूंगा, मैं आपको एविडेंस दिखाऊंगा। The evidence is ये है कॉकरेन सिस्टमेटिक रिव्यू। जब भी आपको एविडेंस चाहिए तो एक नाम याद रखिए, कॉकरेन। कॉकरेन कभी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी से वो डोनेशन नहीं लेता है, तो कॉकरेन पे भरोसा कर सकते हैं। कॉकरेन ने ये सवाल पूछा ऑक्सीजन से फायदा होता है कि नहीं, तो उन्होंने देखा कि जहां पे जितनी ज्यादा पेशेंट को ऑक्सीजन दी गई उतनी ज्यादा उनको नुकसान हुआ, इन कंपेरिजन टू जहां पे ऑक्सीजन कम मात्रा में दी गई। यानी कि ज्यादा ऑक्सीजन या कम ऑक्सीजन, तो दोनों में क्या आया कि ज्यादा ऑक्सीजन मोर नुकसान, मोर डैमेज, मोर मोर्टिलिटी, मोर मॉर्बिडिटी, यानी कि ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा नुकसान। तो ये तो क्लियर है, कम और ज्यादा ऑक्सीजन में दोनों में से कौन सा ज्यादा नुकसान करेगा? जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा नुकसान। अब आता है कंपैरिजन, ऑक्सीजन या नो ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन देना या नहीं देना। मान लो किसी को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, उसे ऑक्सीजन देना चाहिए तो फायदा होगा, या नहीं देने से तो फायदा होगा, राइट। तो इसमें क्या है कि ये देखा गया कि जब किसी को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है तो इन रियलिटी उसको ऑक्सीजन की कमी नहीं चाहिए, नहीं हो रही है, उसे एयर की कमी है, उसको ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, इट डज नॉट मीन दैट ही इज डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये नहीं कि उसको ऑक्सीजन की कमी है, इसका मतलब उसको एयर की कमी है, ये जो एयर है ना इसकी कमी है, राइट। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया और एक ट्रायल किया गया। वो ट्रायल आप देखिए कि दो ग्रुप बना दिए, एक को ऑक्सीजन दिया गया और दूसरे को ऑक्सीजन की जगह एयर दिया गया। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये मेन स्ट्रीम मेडिकल में ये किया जाता है और वाइडली किया जाता है, भारत में नहीं किया जाता लेकिन अलग अलग दुनिया के देशों में किया जाता है। कि जब भी किसी को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो, आपको सिर्फ इतना करना है कि ये जो फैन आप देख रहे हैं, राइट, इस तरह का एक फैन लेना है, हैंड हेल्ड फैन बोलते हैं इसको, और ये सभी के पास होता भी है, नहीं तो 200 रुपए मिल जाएगा। और इसको पेशेंट के नाक के आगे 6 इंच की दूरी पे इस तरह से बैठ के आगे, इस तरह आगे आगे की तरफ झुक के, और ऐसा अगर 4 से 5 मिनट करेगा पेशेंट, तो ये देखा गया कि उसकी जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी थी वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। उसकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी थी उसमें कंफर्ट आने लगेगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, किसी को ब्रीदिंग डिफिकल्टी अगर हो तो वो जब ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन से कंफर्ट आ जाता है, लेकिन पेशेंट की हालत नहीं सुधरती। लेकिन उतना ही कंफर्ट आ जाएगा ऑक्सीजन की जगह अगर ये पंखा अगर नाक के सामने लगा दें और 5-7 मिनट हो जाए तो उसको वो सांसें आने लगेंगी। सांसें आने लगेंगी मतलब एयर आने लगेगा। तो अगर वो चाहे तो जितना देर मर्जी इसको लेके बैठा रह सकता है। तो इससे कंफर्ट लेवल, कंफर्ट वाइज इसको वही इफेक्ट मिलेगा पेशेंट को जो इफेक्ट पेशेंट को मिलता था या मिल सकता है ऑक्सीजन लगाने से। देखिए, ऑक्सीजन लगाने से कंफर्ट तो मिलता है, लेकिन पेशेंट के मोर्टिलिटी में, पेशेंट के मॉर्बिडिटी में, पेशेंट की हालत में, यानी कि जो डैमेज हुआ है उसमें सुधार नहीं आती। ऑक्सीजन जो थेरेपी है उससे पेशेंट की हालत अच्छी नहीं होती, पल भर के लिए उसको कंफर्ट मिल जाता है, लेकिन वो जो कंफर्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर कंफर्ट ही चाहिए तो मुफ्त का कंफर्ट मिल सकता है, सिर्फ 200 रुपए में खरीदिए। और ये और खास तौर पे ऐसे पेशेंट जिनको अक्सर ब्रीदिंग डिफिकल्टी आती है, या अस्थमेटिक पेशेंट हैं, तो या लंग डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, उनको अपने घर में लंग ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं है, उसके बदले में ये रखना चाहिए। दिस सिंपल डिवाइस वही वाला काम करेगा बिना किसी साइड इफेक्ट के जो ऑक्सीजन सिलेंडर काम करता है, वही काम बिना साइड इफेक्ट के जो ऑक्सीजन सिलेंडर करता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैं इसका सबूत दे देता हूँ। देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि आपको जज बनना पड़ेगा कि सबूत से आप मानिए, ना कि चमक धमक से। तो इसमें चमक धमक तो कोई है ही नहीं, 200 रुपए का आता है, तो सबूत क्या है? तो अब मैं सबूत दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये लैंसेट में रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। सबूत जो होते हैं मेडिकल की दुनिया में, उसमें रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को सबसे ऊपर माना जाता है। और अगर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल लैंसेट जैसे जर्नल में आया, तो मान लो कि ये तो भगवान का बताया हुआ एक श्लोक आ गया, मतलब उसको कोई फिर उसको उसको चैलेंज नहीं करता। तो ये लैंसेट में 2010 में ऑक्सीजन एंड रूम एयर से इसी तरह से ब्रीथिंग का ट्रायल लिया गया। उसमें देखा गया कि जितना कंफर्ट मिलता है ऑक्सीजन से, एग्जैक्टली उतना ही कंफर्ट मिलता है इस तरह के डिवाइस से। सिंपल। तो मतलब ये कि कोई भी अगर ब्रीथिंग की डिफिकल्टी वाला पेशेंट है तो सोचता है कि मैं हॉस्पिटल चले जाऊंगा तो मुझे सिलेंडर मिल जाएगा, वो घर पे नहीं है, तो अब घर पे भी उसके पास ये ऑक्सीजन सिलेंडर से भी ज्यादा अच्छा एक डिवाइस है। तो ये है इमीडिएटली कंट्रोल करना उसके ब्रीदिंग डिफिकल्टी को। तो जितने भी लोग पेशेंट आपको बोलेंगे मुझे ब्रीदिंग डिफिकल्टी हुई है, तो अगर उन पेशेंट को हम बोलें कि ये लेके आप बैठ जाओ और बैठने आगे झुक के, तो उसकी मोस्टली 95% पेशेंट की तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी इससे ही खत्म हो जाएगी। मतलब वो वाले पेशेंट जिनको ऑक्सीजन लगाने से जो आराम मिलता, वही वाले पेशेंट को इसको लगाने से उतना ही आराम मिलेगा। और मैंने तो खैर देखा है बहुत सारे पेशेंट्स में, अगर आपने नहीं देखा आप देख लेंगे, और तब तक के लिए एज ए जज ये सबूत आपके सामने है। बल्कि इसका विपरीत अगर कोई सबूत देना चाहे कि ऑक्सीजन लगाने से ज्यादा फायदा होता है इन कंपैरिजन टू दिस, या इसको लगाने से कोई फायदा नहीं होता, ऐसा कोई सबूत नहीं है। मतलब इसके फेवर में सबूत मैंने दे दिया, आप इसके अगेंस्ट में सबूत ढूंढिए, आपको नहीं मिलेगा। मैं ऑक्सीजन के अगेंस्ट में सबूत मैं दे रहा हूं आपको, राइट। अभी अभी दिया मैंने आपको
दिस कि हायर एंड लोअर ऑक्सीजन। तो कॉकरेन के अगर आप देखें 2019 और 2020 का कॉकरेन रिपोर्ट देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन थेरेपी से पेशेंट को टेम्पररी रिलीफ मिलता है एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग हिम मोर सिक एंड मोर इल, क्योंकि हमारी बॉडी डिजाइंड ही नहीं है कि भाई हम ऑक्सीजन को इनटेक करें, हमारी बॉडी डिजाइंड है टू इनटेक द एयर। तो मैंने ये बोला है कि जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी वाले पेशेंट हैं उनमें 95% पेशेंट को इस डिवाइस से फायदा हो जाएगा, लेकिन 5% पेशेंट ऐसे हैं जिनको इसके बाद भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम सीवियर रहेगी, सांसों में दिक्कत रहेगी, उनको फायदा नहीं मिलेगा। तो ऐसे पेशेंट को जिनको हॉस्पिटल सेटिंग में ऑक्सीजन सिलेंडर से फायदा नहीं मिलता तो वो कहाँ ले जाते हैं, वो ले जाते हैं उनको वेंटिलेटर में, दे टेक देम टू वेंटिलेटर। सो मैकेनिकल वेंटिलेटर जिसे बोलते हैं, जिसके बारे में मैंने पिछली बार बात किया था। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, मैकेनिकल वेंटिलेटर से ज्यादा अच्छा जो है वो है प्रोन वेंटिलेशन, यानी कि घर पे जो वेंटिलेटर की बात मैंने की थी पिछली बार। और इस बार भी आप में से कुछ एक्सपर्ट्स ने देखा कि पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी आई, उन्होंने प्रोन वेंटिलेशन दिया, प्रोन वेंटिलेशन देने के बाद एकदम से उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, मतलब ऑक्सीमीटर में उसकी रीडिंग बढ़ गई, ऑक्सीजन सैचुरेशन रीडिंग बढ़ गई और पेशेंट ठीक हो गया। राइट, तो ये बड़ी ही कॉमन बात है। सिर्फ फर्क इतना है कि ये जो है ये ग्लैमरस नहीं है, इससे कोई बिजनेस नहीं हो सकता। ये फ्री फंड का प्रोन वेंटिलेटर है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। ये फ्री फंड का प्रोन वेंटिलेटर। नाउ प्रोन वेंटिलेटर में जाने से पहले सिर्फ इसकी एक बात कर लेते हैं। इसको पूरी तरह फायदा उठाने के लिए आप स्क्रीन पे देखिए कि जब भी इसको कोई यूज करेगा तो ऐसे पकड़ के करीब 6 इंच 7 इंच 8 इंच की दूरी पे रखेगा और फिर इसको ऑन कर देगा, और ऑन करने के बाद आगे की तरफ झुक के बैठेगा, जिस तरह से आपने पिक्चर में देखा चेयर में बैठेगा तो उसको ज्यादा फायदा होगा। चेयर में बैठे हैं, खड़े रहे, लेकिन इसका जो पोस्चर है, जो राइट पोस्चर है जिसमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, वो पोस्चर आपके सामने दिख रहा है। और कम से कम 4 से 5 मिनट करना होता है। देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, जितनी देर मर्जी उसको आराम मिल रहा है वो करते रहेगा, लेकिन आराम मिलना का एहसास 4 से 5 मिनट में हो जाएगा। एंड दिस कैन रिप्लेस द ऑक्सीजन थेरेपी वेरी मच। ये उस जैसा आराम नहीं, उससे बढ़िया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विदाउट साइड इफेक्ट, विदाउट साइड इफेक्ट। राइट, जब ऑक्सीजन आप लेते हैं, क्लियर ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब क्लीन ऑक्सीजन जब सिलेंडर से लेते हैं तो करीब 95% ऑक्सीजन होता है उसमें। राइट, एंड जब एयर लेते हैं तो 21% ऑक्सीजन होता है। जो प्योरेस्ट फॉर्म में ऑक्सीजन लेते हैं दैट कॉजेज ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इन द बॉडी, वो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी कर देता है, एंड दैट इज वेरी वेरी डैमेजिंग, वो बड़ा डैमेजिंग होता है। तो अभी तक जितनी बात की, इससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम 95% पेशेंट की सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ 5% पेशेंट ऐसे हैं जिनकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल पैनिक ना करके उनसे पूछना है, आपको ब्रेथलेसनेस है तो आप क्या करो, ऑक्सीमीटर लो और ऑक्सीमीटर को लगाओ अपने हाथ में, और हाथ में लगा के वो एक वीडियो करके हमें दिखाओ। उसको ये नहीं पूछना कि रीडिंग कितनी है, क्योंकि वो रीडिंग कुछ भी बोल देगा, 80 बोल देगा, 70 बोल देगा, 60 बोल देगा, मानना नहीं इसको। राइट, आप बोलना, आप वीडियो दिखाओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है कि क्योंकि हम इतने लोगों की सेवा कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं इतने लोगों की, तो जो हॉस्पिटल एक पेशेंट की 5 लाख 7 लाख 15 लाख 20 लाख लेते हैं, वो हॉस्पिटल के बहुत सारे लोग जो कि चिड़े हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, एक फेक पेशेंट बन के बोलेंगे कि मेरी तो ऑक्सीजन रीडिंग 60 है। राइट, और आपको लगेगा कि 60 है, तो आप पैनिक में आके कोई ना कोई एक एडवाइस देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप मत मानिए कि वो रीडिंग कितना बताता है, टेम्परेचर की रीडिंग कितना बताता है, या ऑक्सीमीटर की रीडिंग कितना बताता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बोलिए कि ऑक्सीमीटर लगाइए और वीडियो कॉल में, दैट इज आपके व्हाट्सएप की वीडियो कॉल में वो दिखा दीजिए हमें, आप देखेंगे, और जब देखेंगे तभी आप विश्वास करेंगे कि व्हाट इज द रीडिंग। तो कितनी रीडिंग होनी चाहिए वो आप देखिए स्क्रीन पे कि SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है, जिसे SpO2 बोलते हैं, वो 88% या उससे कम, 88% या उससे कम, 88% है या उससे कम है। राइट, इस केस में प्रोन वेंटिलेशन देना है। इस केस में ही सुटेबल फॉर प्रोन वेंटिलेटर, प्रोन वेंटिलेशन के लिए सुटेबल है। कोई अगर पेशेंट बोले मेरी ब्रीदिंग, सांसें नहीं आ रही, सांसें नहीं आ रही, पैनिक करता है, तो पैनिक को मत मानिए। आप पैनिक के साथ साथ उसको बोलिए कि ऑक्सीजन मीटर से देखिए, ऑक्सीमीटर से आप देखिए, अगर वो 90 से नीचे है
तब भी प्रोन वेंटिलेशन हम दे सकते हैं। लेकिन 91 है, 92 है, 95 है तो उसकी जरूरत नहीं है, फिर तो इससे ही काम चल जाएगा। और कुछ लोगों की आदत होती है उसको पैनिक करना ही करना है, छोटी सी कुछ होता है तो बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं। इसीलिए हमें ज्यादा उनकी बातों में नहीं आना है, हमें उनको सांत्वना देना है, उनके साथ जुड़े रहना है, इतना करना है। तो अब देखिए हम ब्रीदिंग के अगले पड़ाव पे हैं कि अगर किसी को 88 से नीचे है, देखिए यहाँ पे SpO2 के साथ में लिखा है SaO2 और PaO2, ये कई सारे और तरह से ऑक्सीजन लेवल बॉडी का ब्लड में कितना है उसको मेजर किया जाता है, उन चक्करों में मत पड़िए। पेशेंट क्या करेगा, कई सारे और टर्म्स के नाम लेगा, उसके चक्कर में मत पड़िए। बोलना हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तो ऑक्सीमीटर लगाओ और वीडियो में दिखा दो, हमें टर्म्स के चक्कर में नहीं पड़ना। कुछ लोग होते हैं वो बचपन से अपने जीवन में इतने बार बीमार पड़ चुके हैं कि उनको डॉक्टर से ज्यादा मेडिकल टर्म्स पता है, तो टर्म्स में आप उनसे जीत नहीं सकते। लेकिन हमारी लड़ाई टर्म्स में है ही नहीं, हमारा तो काम सिर्फ इतना है उस पेशेंट को ठीक कर देना है। और कई बार उस पेशेंट के घर में कोई ना कोई डॉक्टर होगा और वो सोचेगा मेरे बिना कैसे ठीक हो रहा है, तो वो दो चार मेडिकल लैंग्वेज में बात आपको करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको अपने प्रोटोकॉल से नहीं हटना है, आपको ये बोलना है कि हमें NICE से सिर्फ इतना इंस्ट्रक्शन है कि कभी किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी तो हमें ऑक्सीमीटर से रीडिंग देखनी है। यू हैव टू कम्युनिकेट एज लेस एज पॉसिबल, यू नीड नॉट टू कन्विंस देम, आपको उन्हें कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। वो कन्विंस्ड हैं तभी वो आपसे हेल्प लेने आए हैं, अदरवाइज वो कहीं भी जा सकते थे, राइट। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना है कि वो रियली उसको प्रोन वेंटिलेशन की जरूरत है कि नहीं, दैट इज ओनली थिंग यू हैव टू सी। और अगर जरूरत है तो ये जो आपकी स्क्रीन पे 88 से अगर कम है रीडिंग और ब्रीदिंग डिफिकल्टी है तो जरूरत है। तो अब आपको प्रोन वेंटिलेशन देना है। प्रोन वेंटिलेशन कैसे देना है मैंने आपको पिछले बार बताया था, अभी बता देता हूँ। प्रोन वेंटिलेशन में आपको उसको करीब 12 घंटे उसको प्रोन पोजीशन पे लिटाना है, राइट। 12 घंटे कम से कम लेटेगा 24 घंटे में, लगातार नहीं, हर घंटे के बाद 15-15 मिनट का ब्रेक ले सकता है, जैसे मैंने पिछली बार बताया था आपको, राइट। तो देखिए यहाँ पे आगे प्रोन वेंटिलेशन में क्यों जाएगा, वो बोलेगा मुझे वेंटिलेटर की जरूरत है, क्यों ना मैं हॉस्पिटल में जाके 7-8 लाख रुपए खर्च करके मैं मैकेनिकल वेंटिलेशन में जाऊं। देखिए ये जो देख रहे हैं ये फोटो, ये मैकेनिकल वेंटिलेटर है। मैकेनिकल वेंटिलेटर होता क्या है, ये स्क्रीन पे देखिए, सिंपल फोटो में आपके स्क्रीन पे दाएं साइड में आ रहा होगा कि नाक से और मुंह से कुछ पाइप जा रही हैं, लंग के लिए जा रही हैं, लंग्स के लिए, जिसमें ऑक्सीजन भर के लंग्स में स्पीड से फेंका जा रहा है, और एक नाक से जा रहा है वो आपके पेट में जा रहा है। यानी कि खाना भी वो नहीं खा पाएगा मैकेनिकल वेंटिलेटर लगाए तो नाक से वो खाना जाएगा और फिर हवा भी मुंह से जाएगा। तो मतलब ये है कि पाइप ही पाइप पेट में गया, पाइप ही पाइप लंग में गया, और उसी से खाना और उसी से हवा ये मैनेज कर रहे हैं। ये है मैकेनिकल वेंटिलेटर, और ये बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है, राइट। तो अब ये जो मैकेनिकल वेंटिलेटर है इसमें कोई भी इंसान ठीक नहीं होता, 90% केसेस में इंसान की मृत्यु हो जाती है, खासतौर पे कोविड के केस में। वो क्यों, ये समझना होगा, क्योंकि आपके पास अभी दो चीजें हैं पेशेंट को देने के लिए, प्रोन वेंटिलेटर है और मैकेनिकल वेंटिलेटर है। मैकेनिकल वेंटिलेटर दिखता ऐसे है, उसमें होता क्या है, जब भी ये पाइप जाती है तो होता क्या है, ये समझना होगा आपको पेशेंट के बारे में कि वो क्यों मर जाता है। वो 10 में से 9 पेशेंट तो वेंटिलेटर से बाहर जिंदा ही नहीं निकलते, और जो जिंदा निकलते हैं वो वेंटिलेटर की वजह से जिंदा नहीं निकलते, वेंटिलेटर में जाने के बावजूद भी किस्मत अच्छी थी कि वो जिंदा निकल जाते हैं, और जो जिंदा निकल जाते हैं उनमें से भी काफी लोगों की मौत करीब 2-3 महीने में हो जाती है, आधे लोगों की। और आधे लोग जो जिंदा बच जाते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ कोविड, दे आर द वन जो कि ऑलमोस्ट पैरालाइज कंडीशन होते हैं, पैरालाइज कंडीशन। अच्छा, पैरालाइज कंडीशन में क्यों होते हैं ये जानना आपके लिए जरूरी है। इसके लिए देखिए, जब भी कभी कोई पेशेंट वेंटिलेटर में जाता है तो एक चीज जरूर होती है, उसके न्यूरो डैमेज। न्यूरो डैमेज मतलब आपका ब्रेन और आपके लंग्स के बीच में एक तालमेल है, राइट। दोनों एक हार्मनी में काम करते हैं, ब्रेन एंड लंग्स एक हार्मनी में, एक ट्यूनिंग में काम करते हैं। लेकिन जब वेंटिलेटर पे आपका लंग्स आ जाता है, यानी कि तब बॉडी नहीं, वेंटिलेटर से लंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे में लंग्स का कनेक्शन ब्रेन से स्विच ऑफ हो गया, और ऐसे में जो चीजें बचपन से आपने सीखी थी कि दांत कैसे ब्रश करना है, खाना कैसे खाना है, ग्लास कैसे उठाना है, बातें कैसे करनी है, लैंग्वेजेस जो आपको याद थी, वो सारा वो जो पेशेंट है भूल जाता है।
दैट इज कॉल्ड न्यूरो डैमेज, भूल जाता है वो। अब वो जब भूल गया तो बेसिक कामों के लिए भी वो दूसरों पे डिपेंड होता है। जैसे एक छोटा बच्चा अभी भी पैदा हुआ है तो उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया, तो उसको ये भी नहीं पता कि खाना उठाना कैसे है, रोटी तोड़ना कैसे है, पानी ग्लास कैसे पकड़ना है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स ही विल नॉट नो, तो पेरेंट्स सिखाएंगे। तो वेंटिलेटर से बाहर जब आदमी आता है तो उसको एक एक चीज नए सिरे से अक्सर अक्सर बोल रहा हूं मैं, सीखना पड़ता है। तो ये तो हो गया न्यूरो डैमेज। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे लिखा है सबसे ऊपर, वेंटिलेटर एसोसिएटेड लंग इंजरी, मतलब ये से कहते हैं वाली, कि वेंटिलेटर की वजह से लंग में इंजरी, क्योंकि जिस स्पीड से वो हवा फेंकते हैं, हमारे बॉडी इज नॉट डिजाइंड फॉर द स्पीड, और उस स्पीड से जब कई कई दिन तक हवा फेंकेंगे, ऑक्सीजन फेंकेंगे, तो उससे हमारे बॉडी में लंग्स में डैमेज हो जाता है, जिसे वाली बोला जाता है। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन नहीं चाहिए हमारे बॉडी को, और ऑक्सीजन जब लगातार देते हैं तो जो लंग्स के जो सेल्स हैं वो उसकी इम्यून सेल, इम्यूनिटी ऑफ द लंग्स इम्यूनिटी ऑफ द लंग्स वो कमजोर हो जाती है। इम्यूनिटी पहले से ही कॉम्प्रोमाइज्ड है लंग्स, और ये जो वेंटिलेटर इम्यूनिटी को और कॉम्प्रोमाइज कर देगा बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। जिससे क्या होगा, आप सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि ये जो पाइप है, ये पाइप के रास्ते बैक्टीरिया सारे लंग्स तक पहुंचाएंगे और लंग्स में वो घेर लेंगे, और ऐसे में लंग्स की जो इम्यूनिटी है वो ऑक्सीजन ने ऑलरेडी खत्म कर दिया है, और वो जो बैक्टीरिया है वो लंग्स के अंदर जो छोटे छोटे एल्वेलाई है, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे सैक्स हैं, करीब 50 करोड़ छोटे छोटे बलून, 50 करोड़ बलून माइक्रोस्कोपिक, जिसके अंदर हवा भरा होता है, जिससे हवा ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, एयर एक्सचेंज होता है, तो उसके अंदर बैक्टीरिया भर जाते हैं, उसके अंदर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से सांसें लेने में और दिक्कत आती है और इंसान धीरे धीरे मरने लगता है। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी कभी कोई पेशेंट में वेंटिलेटर पे डालते हैं तो उनको ये सारी बीमारियां और हो जाती हैं। ये 4 बीमारियों के नाम बोले विच इज इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द वेंटिलेटर। वो बीमारी थी नहीं, बट इट इज डेस्टाइन्ड, वो बीमारी होना ही होना है, बिकॉज यही मैकेनिज्म है वेंटिलेटर का। वेंटिलेटर मतलब पाइप लगाएंगे, जब भी पाइप लगाएंगे और मुंह और नाक लगातार रहेगा ऐसे खुला, तो वो धीरे धीरे बैक्टीरिया एंड वायरस विल ट्रेवल थ्रू द पाइप और वो लंग्स के निचले हिस्से तक पहुंच जाएगा, और इसे कहते हैं VAP, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। इट लीड्स टू VAP, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। तो वेंटिलेटर में आने से 4 और बीमारियां आ जाती हैं, और इसलिए देखा गया है कि भाई ज्यादातर जो लोग मर जाते हैं पेंडेमिक, जैसे ये पेंडेमिक चल रहा है, ऐसा बोला जा रहा है, तो पेंडेमिक उनमें से जब किसी का पोस्टमार्टम होता है और लंग्स की कंडीशन देखते हैं तो देखते हैं कि उस इंसान के मरने की वजह कोई वायरस नहीं था, मरने की वजह बैक्टीरिया पाई जाती है। लेकिन अभी तो यहाँ पे पोस्टमार्टम ही नहीं होता है और सीधा ही उसको शमशान पहुंचा देते हैं, जला के राख कर देते हैं। तो इसीलिए वी डू नॉट नो कि इस केस में क्या हो रहा है। लेकिन ये देखा गया हमेशा कि हम सोचते हैं कि वायरस की वजह से डेथ हुई है, बट वायरस वाज द इनिशियल कॉज टू मेक यू सिक। लेकिन बीमार पड़ने के बाद आपके जो एक्शंस थे उसको ठीक करने के, हॉस्पिटल जाना, ओवरडोज मेडिसिन लेना, ऑक्सीजन लेना, फाइनली वेंटिलेटर पे जाना, विच अट्रैक्टेड अदर इलनेस, बाकी इलनेस अपने अट्रैक्ट किया, एज ए रिजल्ट यू डाइड। लेकिन जब मर गए तो किसके खाते में चढ़ा, वो कोरोना के खाते में या वो उस वायरस के खाते में चढ़ा जो वायरस को पब्लिसाइज किया गया है। तो ये डिटेल में जानने के लिए ये आप जर्नल का सारा डिटेल दिया है, यू कैन गो एंड रीड इट। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि वेंटिलेटर पे आपका कोई बहुत जानी दुश्मन है ना, उसको भी वेंटिलेटर पे जाने मत बोलिए। अगर ऐसा लगता है ये मर जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर कभी मुझे जरूरत पड़ी एंड इफ आई एम गोइंग टू डाई, आई प्रेफर टू डाई विदाउट वेंटिलेटर। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वेंटिलेटर में डेथ को नहीं रोक पाएंगे, लेकिन डेथ को और पेनफुल जरूर बना देंगे। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पेनफुल, वेरी 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 पेनफुल थिंग। तो क्यों आप चाहते हैं कि डेथ इतनी पेनफुल हो, किसी की भी फॉर दैट मैटर। तो वेंटिलेटर इज समथिंग जो कि एक चमक दमक तो है कि भाई सम मशीन है, कोई एक और लाखों का खर्चा है, क्योंकि वो नहीं होगा तो पैसा किस बात का मांगेंगे, हॉस्पिटल में बेड में किस लिए सुलाएंगे। आप सोचेंगे कि हॉस्पिटल पर ऑक्सीजन सिलेंडर है और वेंटिलेटर है तो यही सेफ जगह है, जबकि यही 2 कारण है किसी के मरने के। और मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, आई एम गिविंग यू एविडेंस, सारे एविडेंस आपके पास है। पिछली बार भी मैंने कुछ एविडेंस दिए थे, मैं और भी एविडेंस देता रहूंगा आगे भी, राइट। तो यहाँ पे एक बात समझिए, तो ऐसे पेशेंट को क्या करें जिसका काम इससे भी नहीं चल रहा, तो उसे हमें देना है प्रोन वेंटिलेशन। प्रोन वेंटिलेशन क्या होता है वो देखिए, पिछली बार मैंने बताया था। देखिए ऐसे नॉर्मली हम सोते हैं, जब इस तरह से हम सोते हैं तो हार्ट का प्रेशर
लंग्स में आता है, और जो पेट का जो एब्डोमेन के जो सारा मटेरियल है उसका प्रेशर भी लंग्स में आता है। और लंग्स में जिस हिस्से में देखा है डॉट 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 है, यहाँ की जो एल्वुलाई है यानी कि एयर सैक, छोटे छोटे बलून, उस वो सारे पिचक जाते हैं, जिसके अंदर हवा होना चाहिए, जिससे हवा ब्लड में घुलने के लिए एक्सचेंज, एयर एक्सचेंज होता है। तो वो सारे जो है वो पिचक जाते हैं, वो सारे पिचक जाते हैं, वो सारे जैसे आप देख रहे हैं। तो ये है इस पोजीशन में जब लेटते हैं नॉर्मली। लेकिन जब हेल्दी इंसान जब लेटता है तो फिर पिचकने के बावजूद भी हमें फर्क नहीं पड़ता है। जब पिचक जाते हैं तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी 20% कम हो जाती है, लेकिन अभी जो 80% है ना उससे हमारा काम चल जाता है, पता भी नहीं चलता है, राइट, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जिसका लंग्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है उस केस में ये जो 20% और कम हो गया, इससे उसकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी बढ़ेगी। लेकिन इसका ठीक उल्टा कर लें, उसी को अगर उस पेशेंट को इस पोजीशन में लिटा दें, आप देखिए इसे कहते हैं प्रोन पोजीशन, इसे कहते हैं प्रोन वेंटिलेशन। तो इससे आप देखिए वो जो डॉट 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 थे उनके साइज बढ़ गया, यानी कि लंग की कैपेसिटी 20% बढ़ गई। तो बस लाइफ एंड डेथ के बीच में ये 20% का ही फासला है, इतना ही है। तो प्रोन वेंटिलेशन से उस इंसान की जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो 20% बढ़ती है, बस इतना ही हम उम्मीद करते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेशन भी इतना बढ़ा नहीं सकता है, राइट। सो ओनली 20% ही चाहिए होता है, जो कि झट से मिल जाता है, और आधे घंटे के अंदर ही पेशेंट मैजिकली स्टार्ट फीलिंग वेल। आधे घंटे में पेशेंट मैजिकली स्टार्ट फीलिंग वेल। लेकिन ये जो प्रोन वेंटिलेशन है, ये प्रोन वेंटिलेशन में आधे घंटे के लिए नहीं, उस पेशेंट को कुछ समय के लिए रखा जाना चाहिए। देखिए इसमें मैंने बताया, एक तो पेट का जो भार है वो कम हो गया, हार्ट का भार है वो कम हो गया, एल्वुलाई का साइज बढ़ गया 20%, और इससे आपकी ब्रीदिंग इंप्रूव हो गई, राइट। लेकिन इसमें कितनी देर रखना है पेशेंट को? 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे, ज्यादा 16 घंटे। तो यानी कि हर एक घंटे में लेटा लेटा थक जाएगा तो वो दोबारा से अपनी पोजीशन चेंज करके हिल डुल लेगा, फिर दोबारा से लेट जाएगा इसी पोजीशन पे। इसे कहते हैं प्रोन वेंटिलेशन। कई बार पेशेंट बोलते हैं कितना मुश्किल है, 12 घंटा लेटना पड़ेगा मुझे। अरे जब ऐसा कोई बोले तो वो जो हॉस्पिटल के वेंटिलेटर का जो पिक्चर है ना उनके सामने दिखा दो कि इस वेंटिलेटर के पिक्चर को दिखाओ, बोलो कि 12 घंटे नहीं लेटना पड़ता है इसमें, कई कई दिन तक, और कई बार तो 1 महीना 2 महीने तक भी लेटना पड़ता है। और मतलब कि वो जिंदा है लेकिन ना वो बोल सकता ना हिल सकता, और एवरी मोमेंट उसको जबरदस्त पेन हो रहा है, और पेन किलर से, स्टीरॉइड से उसको बस किसी तरह संभाल के रखा हुआ है। तो यानी कि लिविंग डेड बॉडी विच इज फुल ऑफ पेन। तो जब उसको देखेगा तो ऐसे सिंपली लेटना उसको बहुत आसान लगेगा, राइट। और उसमें भी उसको लाखों खर्चे होने वाले हैं, और लाखों खर्चा होने में के बाद भी जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी कितनी है? वो 10 में से 9 लोग तो भगवान को प्यारे हो जाएंगे, एक जिंदा रहेगा, उस एक में भी आधे लोग, मतलब उस एक में भी चांसेस है कि कुछ दिनों में मर जाएंगे, या फिर वो लाइफ लॉन्ग पैरालाइज रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। वो सारा सिनेरियो अगर किसी को पता चल जाए तो ये जो 12 घंटा लेटना है या 16 घंटा लेटना है, फॉर दैट मैटर अगर किसी को 24 घंटा भी एक दिन लेटना पड़े, ये बड़ा आसान लगेगा, राइट। एक तो मुफ्त में है, दूसरा एवरी मोमेंट द पेशेंट इज इंप्रूविंग। जरा सोचिए, जो उसकी ब्रीथिंग कंडीशन थी हर पल वो बेटर हो रहा है, बेटर हो रहा है, बेटर हो रहा है। एक बात याद रखिए, जो मैकेनिकल वेंटिलेटर है वो कभी भी किसी भी पेशेंट को ठीक नहीं करता है। ये मैकेनिकल वेंटिलेटर कैसा काम करता है मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी गाड़ी की पेट्रोल खत्म हो गई, तो धक्का देने से क्या गाड़ी के पेट्रोल आ जाएगा? नहीं आएगा। धक्का देने से क्या होगा? सिर्फ गाड़ी को पेट्रोल पंप तक ले जा सकते हैं, बस वही काम कर सकते हैं। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या है? वो पेशेंट के लंग के कंडीशन को ठीक नहीं करता है, ना ही वायरस को भगाने का काम करता है। मैकेनिकल वेंटिलेटर गाड़ी को धक्का लगाने का काम करता है। लेकिन मान लीजिए आप गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं और सामने पेट्रोल पंप है नहीं, कहीं 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 भी नहीं है, तो क्या धक्का लगाने से कुछ फर्क पड़ेगा? धक्का लगाने से उल्टा ड्राइवर और थक जाएगा, और अगर धक्का लगाते वक्त रात के अंधेरे में जंगली जानवर आ जाएंगे तो वो भी खा जाएंगे। तो सेम थिंग होता है, जैसे वेंटिलेटर पे लोगों को लगाते हैं, विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स वो बैक्टीरिया उसके लोअर ट्रैक में आ जाता है, लंग में, और बैक्टीरिया घर बना देता है, वो निमोनिया होता है, और निमोनिया से उसकी डेथ होती है। तो बोलते हैं कि ये निमोनिया से डेथ हो गई। इट इज नॉट डेथ बिकॉज ऑफ निमोनिया, इट इज द डेथ बिकॉज ऑफ द वेंटिलेटर। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो वेंटिलेटर आप देख रहे हैं, प्रोन वेंटिलेशन जिस तरह से है, दिस इज द बेस्ट थिंग, जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई पैसा खर्चा नहीं है, और इसमें जब लेटेंगे तो बस इस बात का ध्यान रखना है, पिक्चर में देखिए कि जो लोग मोटे हैं, जिनकी तोंद निकली हुई है, वो जब लेटेंगे तो उनका जो तोंद है ना
वो तोंद भी दबाएगा लंग्स को, और लंग्स की कैपेसिटी जो 20% बढ़नी चाहिए थी वो बढ़ेगी नहीं, तो ऐसे मोटे इंसान को फायदा नहीं होगा। तो ऐसे मोटे इंसान को आप देखिए सबसे नीचे वाली फोटो में, उनको पिलो लगा के एडजस्ट करके जिसमें उसको कंफर्टेबल लगे। जब उसको कंफर्टेबल लगेगा तो समझ लीजिए पिलो ठीक जगह पे लग गई। कैसे पता चलेगा कि पिलो ठीक से लगाया कि नहीं? तो जब उसको कंफर्टेबल लगेगा, व्हेन ही इज फीलिंग कंफर्टेबल, वो पेट के नीचे लगाया या लोअर पार्ट में लगाया या पैरों के नीचे लगाया, इस तरह से जब बोल रहा है कि आई एम कंफर्टेबल, मुझे ब्रीथिंग आसान आ रहा है, तो मान लो कि वो आपने ठीक से प्रोन पोजीशन में उसको लिटा दिया है। तो वो एक हिट एंड ट्रायल की बात है, वो पेशेंट खुद ही फीडबैक देगा। तो इसे कहते हैं, क्योंकि उसको कई घंटे तक लेटना है, ही हैज टू बी कंफर्टेबल। तो ये है ब्रीदिंग को मैनेज करने का। दुनिया में ब्रीदिंग को मैनेज करने का इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं है। एविडेंस बेस्ड बोल रहा हूँ, आप जज है, राइट? हाँ, चमक दमक दिखाने का वो तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन रियलिटी में ठीक होने का एविडेंस बेस्ड जो है अभी तक का जो मेडिकल साइंस कहता है कि ब्रीदिंग में सिर्फ यही चीज आप कर सकते हैं, और जितनी भी चीजें हैं वो इंसान को बहुत ज्यादा इंजरी देती है, बहुत ज्यादा डैमेज करती है। तो अब इसके आगे हम चलते हैं। तो अगला है अनकंट्रोल्ड कफ मैनेजमेंट। आप में से काफी सारे पेशेंट हैं जिन्होंने काफी सारे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने बोला कि हमारे पेशेंट ने बोला कि उनको कफ नहीं रुक रहा है, खांसी नहीं रुक रही, खांसी लगातार बढ़ती जा रही। ऊपर देखो यार, उनके कफ नहीं रुक रही है। तो ऐसे में उनको क्या करना है? उनको सिंपली इतना ही करना है। आवाज आ रही है ना? ऊपर जाके देखो। ऐसे में उनको क्या करना है? फॉर देम 3 बार हल्दी लेते हैं, 3 बार की जगह 6 बार हल्दी लेना है। पूरे दिन में 6 बार हल्दी लेना है, 6 टाइम। वो जो आपने बोला छोटा सा हल्दी का टुकड़ा 3 बार लेना है, जो कफ को मैनेज करता है, वो 3 बार की जगह उसके डोज को डबल कर दीजिए। दैट इज द कफ मैनेजमेंट। और कफ का मतलब कि वो कुछ निकालना चाहता है। तो नॉर्मली 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में कफ की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। इसमें थोड़ा पेशेंस रखने वाली बात है, किसी को थोड़ा लंबा भी चलेगा। इसमें हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, उसने खुद ही अपनी हालत इतनी खराब की है, विद टाइम इट शुड गो, राइट? तो ये कफ मैनेजमेंट। फीवर मैनेजमेंट मैंने पिछली बार किया था, बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। जब तक फीवर 102 तक नहीं पहुंचता तब तक चिंता की बात नहीं है। 102 तक पहुंचता है तब भी चिंता की बात नहीं है, लेकिन तब आपको कोल्ड कंप्रेस करना है, जो लास्ट टाइम बताया था, यानी कि ठंडा टॉवल लगाना है। और ठंडा टॉवल के साथ, जैसे फोटो में देख रहे हैं, फैन भी लगाना है पैरों की तरफ, ताकि वो कोल्ड एयर भी आए। और ऐसा 15 मिनट करना है, या फिर ऐसा तब तक करना है जब तक वो कांपने ना लग जाए, राइट? या ऐसा तब तक करना है जब तक कि 101 डिग्री 1 डिग्री कम ना हो जाए, राइट? तो ये है फीवर मैनेजमेंट। अगर इससे भी कम नहीं होता, कोई बोलता है इससे भी कम नहीं होता, तो ये फ्रीक्वेंटली करना है। 15 मिनट किया, फिर आधे घंटे का ब्रेक दिया, फिर 15 मिनट कर लिया, फिर आधे घंटे का ब्रेक दिया, ये कर। कोई बोलेगा इससे भी कम नहीं हो रहा है, 104 तक पहुंच गया, तो चिंता की बात नहीं है। आपको बोलते हैं कि 104 तक पहुंच गया, पैरासिटामोल ले लूं। पैरासिटामोल लेने से आर्टिफिशियली नंबर कम हो जाएगा, लेकिन जो डर है कि फिट्स आ जाएंगे, सीजर आ जाएगा, सीजर और फिट्स को पैरासिटामोल से कम करके टेम्परेचर उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि आपने पैरासिटामोल ले लिया तो आपके चांसेस फिट्स आने के और सीजर आने के कम हो गए। ऐसा, हाँ, टेम्परेचर कम हो जाएगा, बट फिट्स आने के चांसेस नहीं कम होंगे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पैरासिटामोल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इवन इफ द टेम्परेचर गोज हाई, हाँ, उसको मैनेज करने का जो सिर्फ टूल है, जो टूल मैंने स्क्रीन पे दिखाया, इसी टूल पे लगे रहिए, दैट इज टॉवल एंड फैन, उसी से मैनेज करना है, नथिंग एल्स, राइट? अब वॉमिटिंग की भी शिकायत आप में से कुछ पेशेंट्स को आई है। तो आप में से जिन लोगों के पेशेंट के पास की वॉमिटिंग की आई है, तो वॉमिटिंग में सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन देना है कि भाई खाना पीना बंद कर दो, स्टॉप ईटिंग एंड स्टॉप ड्रिंकिंग फॉर 4 आवर, 4 घंटा। और इस दौरान अगर नारियल पानी से कुछ फायदा हो रहा है तो नारियल पानी लेते रह सकते हैं, नहीं तो वो भी नहीं। और 4 घंटे बाद नारियल पानी ट्राई करना है, और उसके बाद सिट्रस फ्रूट जूस ट्राई करना है। अगर वॉमिटिंग हो रहा है तो चिंता की बात नहीं है, वॉमिटिंग होने दो, राइट? होते रहे, और फिर जाहिर सी बात है उसके बाद कमजोरी फील होगी, डजंट मैटर, कुछ नहीं खा पाएगा, डजंट मैटर, बिल्कुल कूल रहना है। वॉमिटिंग से नोबडी कैन डाई, सो डजंट मैटर। हाँ, डिस्कम्फर्ट होगा, वो पैनिक होगा, लेकिन आप एक्सपर्ट हैं, आप पैनिक नहीं हो सकते। आप बोलेंगे, सांत्वना देंगे कि भाई थोड़ा आराम कीजिए, जितनी वॉमिटिंग होता है होने दीजिए। और कभी कभी आप कोकोनट वाटर देखिए कि वो आप हजम कर पा रहे हैं कि नहीं, या वो भी उल्टी होती है तो कोकोनट वाटर भी रहने दीजिए, 4 घंटे बाद फिर देखिए। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू से। अब अगला आता है नोजिया है, वीकनेस है। इस तरह का अगर आपका पेशेंट बोलता है, तो नोजिया वीकनेस में इसकी कोई रेमेडी नहीं है। आपको बोलना है भाई आप बीमार हो तो वीक हो, नोजेटिक हो,
कोई पैनिक करता भी तो आपको सांत्वना देना है, नथिंग मोर देन दैट। इसमें आपको सिर्फ इतना बोलना है कि आपको रेस्ट करना है, और बहुत ज्यादा हुआ तो जिंजर, अदरक का टुकड़ा लेके चबाना है चबाना है चबाना है चबाना है, फिर उसका जो फाइबर रह जाएगा उसको थूक के फेंक देना है, फिर 1 घंटे बाद दोबारा से एक छोटा सा पीस चबा लेना है। इससे थोड़ा अगर आराम मिलता है तो ठीक है, या फिर आप बोलना कि अदरक को कूट के और एक कप पानी में डाल के थोड़ा उबालना है, उबालने के बाद ऊपर से नींबू निचोड़ना है, नींबू निचोड़ने के बाद 1 चम्मच रॉ हनी है तो वो डालना है, मिला के घुट्टी बन जाएगी, उसको सिप सिप करके पीना है हर 1 घंटे बाद। तो इससे भी नौजिया में आराम मिलेगा, वीकनेस में आराम मिलेगा। इसमें कोई डरने की बात नहीं, डेंजर की बात नहीं। हाँ कमजोरी है, बस कमजोरी है, बट नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। तो ये सारे जो इमरजेंसी में यही सारे मैनेजमेंट है, इसके अलावा और कोई मैनेजमेंट मुझे लगता नहीं कि किसी इन्फ्लुएंजा में है, राइट। अब इसके बाद आपके कुछ सवाल हैं, वो सवाल मैं फटाफट ले लेता हूँ। इसके अलावा भी कुछ सवाल तो मैंने इसमें ही डाल दिए हैं, बट देयर आर सम मोर क्वेश्चन व्हिच लेट मी टेक। देखिए, आप में से किसी ने फीडबैक दिया पेशेंट को कि हॉस्पिटल चले जाओ। देखिए, ये कभी नहीं बोलना है कि पेशेंट को हॉस्पिटल चले जाओ, क्योंकि हॉस्पिटल जाके क्या मिलेगा उसको? वो वेंटिलेटर मिलेगा ना, वो ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा, वो दवाइयां मिलेंगी, क्यों देना चाहते हैं आप, राइट। तो ये सेंटेंस नहीं बोलना है कि हॉस्पिटल चले जाओ। अगर आपको नहीं समझ आती तो आपको एक इमरजेंसी नंबर हमने दी है जो 24 घंटा कभी भी आप कर सकते हैं। तो आप इमरजेंसी हॉस्पिटल चले जाओ ना बोल के उस इमरजेंसी नंबर में आप कॉल करके हमें बता दो कि पेशेंट की स्थिति ऐसी है, तो लेट अस डील। तो लेकिन हॉस्पिटल जाने कोई नहीं बोलेगा, राइट। सो आप में से कुछ लोग हैं, जो काफी लोग हैं जो अपने अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में किसी न किसी काम में लगे हुए हैं, उस वक्त पेशेंट का फोन आ सकता है और आप नहीं उठा पाएंगे। तो पेशेंट को पहली बार में ही बोल दीजिए कि इतने से इतने के बजे मैं ऑक्युपाइड हूंगा, तो इतने के बाद मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, ताकि आपकी और पेशेंट की जो बॉन्डिंग है वो अच्छी रहे। क्योंकि आफ्टर ऑल आप अपना काम कर रहे हैं, वो नहीं छोड़ सकते। तो आप अपनी जो कन्वीनियंस है थोड़ा बता दीजिए और पेशेंट की भी थोड़ी हेल्प कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी पेशेंट के लिए वो 10 से लेकर 14 दिन तक का है। अगर 14 दिन के बाद भी लिंगर ऑन कर रहा है तो वो इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, वो फिर कोई और बीमारी है। तो फिर 14 दिन के बाद जो भी रिपोर्ट बनती है, जो भी स्थिति है, वो लास्ट फीडबैक देके उसको पेशेंट को क्लोज करना है और हमें बता देना है। उसके आगे उस पेशेंट का क्या करना है, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको उसके आगे निकलना है, क्योंकि ये जो नाइस है, दैट इज नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट्स है, एंड दैट इज द टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा फ्लू। इसके बियॉन्ड नहीं। इसके बियॉन्ड कोई पेशेंट कुछ बोलता है तो पेशेंट को बोलना है कि आप वो हमसे कांटेक्ट करें फॉर एनीथिंग एल्स। कोई बोलेगा डायबिटीज, कोई बोलेगा हार्ट डिजीज, बट हमें डिबेट नहीं होना है, क्योंकि अगर डिबेट होंगे तो हमारी एनर्जी लिमिटेड है। हमें लाखों लोगों तक पहुंचना है, अभी तक 20 दिन में सिर्फ 5000 लोगों तक पहुंच पाए हैं। तो वो तभी होगा जब हम बहुत ही एफिशिएंटली काम करेंगे। हम पेशेंट की बातों में नहीं आएंगे, पेशेंट को सपोर्ट करना है, लेकिन बिना बातों में आए, राइट। और कम से कम बात करके और अपने प्रोटोकॉल में पूरी तरह से कनेक्टेड रह के तभी हो पाएगा। तभी डिसिप्लिन से हम उसकी बीमारी से उसको जिता सकते हैं और हम भी आगे बढ़ सकते हैं। अब जो आप में से काफी सारे लोगों के क्वेश्चन इसमें आगे जो मैंने अभी तक बोला और जिनके नहीं आए उनको मैं बता दूं। देखिए, आप में से काफी लोगों ने लिखा कि पेशेंट बोलता है थायराइड हो गया, डायबिटीज है, बैक पेन है, इसके लिए क्या करूं। आपको फोकस करना है कि उसकी जो फीवर है, उसकी जो ब्रीथिंग है, उसके जो कफ है, उन चीजों को मैनेज कर रहे हैं। बाकी ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, इन चीजों को मैनेज करने की आवश्यकता नहीं है। मामला बेकार में कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। उसको बोलना कि आप जैसे मैनेज कर रहे थे वैसे कीजिए, वी आर इन्फ्लुएंजा एक्सपर्ट। तो यही फिलहाल तो आपकी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है। एक सवाल आपका है कि फीवर अगर 3 दिन के बाद भी नहीं जाता तो क्या करना है। देखिए, पहले 3 दिन तो 3 स्टेप फ्लू डाइट है, उसके बाद चौथे दिन से वो डाइट शुरू हो जाएगा, DIP डाइट प्लस वो हल्दी माइनस प्लेट 2 इन लंच। तो वही डाइट चलेगा अगले 14 दिन तक, राइट। और दोबारा टेम्परेचर होगा, और दिन में टेम्परेचर है तो दिन में 2 से 4 बार कोकोनट वाटर भी जोड़ देना, नहीं है तो कोकोनट वाटर इज ऑप्शनल, ना ले तो भी ठीक है। तो दैट बिकम्स अ डाइट फॉर एवर फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम, राइट। तो फिर आपने सवाल पूछा समटाइम पेशेंट डज नॉट कीप ट्रस्ट। पेशेंट को आप पे ट्रस्ट नहीं है, वो चाहते हैं कि वो डायरेक्टली डॉक्टर विशु से ट्रीटमेंट लें। कई बार पेशेंट को मुझ पे भी ट्रस्ट नहीं होता। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो पेशेंट आराम से आपको ट्रस्ट करे उन्हीं को हम ठीक कर सकते हैं। जो पेशेंट ट्रस्ट नहीं करे उन पे एनर्जी ना लगा के, व्हाई नॉट टू पुट एनर्जी ऑन समवन जो हमें ट्रस्ट करता हो। तो ये देखना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि आपने डॉक्टर विश्वरूप के चौधरी का प्रोटोकॉल देखा, आपने वीडियो देखे, हमने उनसे ट्रेनिंग ली है और हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है आप तक आपको ठीक करने की। तो एक बार बोलना पड़ेगा आपको।
लूज मोशन अगर पेशेंट को होता है तो लूज मोशन में घबराने की बात नहीं है, जैसे उल्टी होती है वैसे लूज मोशन होता है। बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजें, जर्म्स हैं जो बॉडी निकाल रही है, और ये जो 3 स्टेप डाइट है इसमें बहुत लोगों को बार बार लूज आना पड़ता है, और उसमें यूरिनेशन भी ज्यादा बढ़ जाता है और लूज मोशन भी होता है। तो ये एक पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव बात है। हालांकि पेशेंट की दिक्कत बढ़ जाएगी, बार बार फ्रीक्वेंटली उसको जाना पड़ेगा टॉयलेट, लेकिन भाई ये थेरेपी है, इसी से पेशेंट ठीक होगा। कोई मलेरिया का पेशेंट आ गया तो क्या करेंगे? देखिए, तो दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि ये इन्फ्लुएंजा का ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, मलेरिया का नहीं, राइट? तो उसको भी आप रेफर कर देंगे हमारे पास, अगर ऐसी कोई बात अगर आपके सामने आती है। और अगर कोई साथ में काढ़ा लेना चाहता है तो काढ़ा ले, वो अश्वगंधा, तुलसी, अदरक, मुनक्का, ये सब अच्छा होता है। नमक ना ले बीच में, नमक बिल्कुल नहीं लेना है। कोई अगर बहुत गरीब है, वो नारियल पानी नहीं पी सकता, तो कुछ कर नहीं सकते, तो उसको बोलो आप आप जो सिट्रस फ्रूट जूस है वो ज्यादा पी लो। अगर वो भी नहीं पी सकता, आप बोलो फिर मौसमी खा लो, क्योंकि जब खाएगा तो ज्यादा वॉल्यूम में नहीं खा पाएगा, तो कम खर्चा होगा। हालांकि मौसमी उतना महंगा है नहीं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। किसी को फ्रेश टर्मरिक अगर ना हो तो टर्मरिक का पाउडर लेना है, और 1 चम्मच गर्म पानी में डाल के घोटना है, 1 कप गर्म पानी में, फिर उसको सिप सिप करके पीना है। दैट इज इक्वल टू 1 टुकड़ा कच्चा चबाने का। बट बेस्ट तो है कच्चा ही चबाए तो अच्छा है। और अगर छोटे बच्चे की बात है, बच्चा नारियल पानी नहीं पी रहा है और बड़ी मुश्किल से पिला पा रहे हैं, जबरदस्ती नहीं करने बच्चे के साथ, थोड़ा थोड़ा करके पिलाना पड़ेगा उसको। उतना ही पिलाएं जितने में वो पिला पाए आराम से, यही देना। लेकिन ये कि उसकी उसकी कुछ और नहीं देना है, फिर दूध है, उसका रेगुलर फूड है, चावल है, रोटी, ये नहीं देना। जब बच्चे को भूख लगेगी तो अपने आप ही वो पिएगा, लेकिन पिलाना तरीका यही है। उसका जो बॉडी वेट है, बॉडी वेट के अनुसार जो फॉर्मूला, दैट रिमेन्स द सेम। आपका अगला क्वेश्चन है, टू थिंग्स आर, वन सीवियर बर्निंग सेंसेशन इन द स्टमक अलोंग विद द दगदग की आवाज नियर द नेवल, और 2 गले और मुख में छाले। देखिए, इस तरह के बहुत सारे लोग शिकायत करेंगे, तो उनको कंफर्ट देना, बोलना कि आप बीमार हैं, इस तरह की डाइट का आपको आदत नहीं है, तो बॉडी विल मेकअप, तो उसको थोड़ा सा कंफर्ट देना है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि इस डाइट के अलावा बीच में पेशेंट चाय वाय भी पी लेता है, और तो क्या होता है कि एसिडिक बन जाता है, और तब स्टमक में प्रॉब्लम होती है। तो उससे पूछना पड़ेगा कि आपने चाय वगैरह तो नहीं पी, डेयरी प्रोडक्ट तो नहीं लिया, तेल वाली चीज तो नहीं खा लिया, जो कि हम स्ट्रिक्टली मना करते हैं। तो इस तरह देखना पड़ेगा। अगर चाइल्ड माँ के दूध पे है और माँ को अगर फीवर हो जाता है, कोई बात नहीं, तब भी चाइल्ड माँ का दूध पिएगा, चाइल्ड को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि माँ को फीवर हो गया, कोरोना हो गया, तो चाइल्ड को भी हो जाएगा। भगवान ने इस तरह से बनाया कि माँ को फीवर भी हो गया, कुछ भी हो गया, तब भी माँ लगातार दूध तो पिला ही सकती है। देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो इसके अलावा if the patient is already admitted to hospital, before we contact them, and if the hospital is not allowing 3 step diet, अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो आप हमें इन्फॉर्म कर देंगे, बात वहीं खत्म हो जाती है। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पेशेंट के लिए खत्म हो गया। हमें इंसिस्ट नहीं करना है, वो उनको हॉस्पिटल ही जाना है। हॉस्पिटल चले गए तो हमारे डाइट देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में डाइट भी दे रहे हैं और पेशेंट को ऑक्सीजन भी दिया जा रहा है, पेशेंट को वो उल्टी सी दवाई भी दी जा रही है। पेशेंट को कुछ भी हो जाएगा तो बोलेंगे आपकी डाइट की वजह से वो उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे पेशेंट को छोड़ के आप उन पेशेंट पे टाइम लगाइए जो आप पे भरोसा करते हैं। If relative get the patient admitted to hospital without informing us and we come to know later, अगर वो आपको बताए बिना हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, जैसे आपको पता चल जाए हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, वहीं पे आप स्टॉप हो जाएं और आप हमें खबर कर दें, और चैप्टर इज क्लोज्ड फॉर दैट पेशेंट। Why the patient get cough after 3 days of flu chart? देखिए, कुछ पेशेंट कफ के बारे में बताएंगे, तो कफ इज ए पार्ट ऑफ द फीवर, राइट? फ्लू का तो पार्ट है कफ, लेकिन वो ठीक हो जाता है, राइट? तो अगर हंग्री है, किड फील हंग्री ड्यूरिंग फास्ट, देखिए वो हंग्री है या नहीं है, उस चीज को इग्नोर करना है। बोलना आप पेशेंट, आपका ज्यादा ऑप्शन नहीं है, हंग्री है और छोटा बच्चा है, तो ज्यादा ज्यादा कुछ फल खा सकता है, और कुछ नहीं। एक्चुअली जो क्रेविंग होती है ना, बिस्किट की क्रेविंग, ब्रेड की क्रेविंग, वो क्रेविंग को वो हंग्री बोलते हैं ना। अदरवाइज देखिए, इतना सारा मौसमी का जूस और नारियल पानी पीने के बाद किसको भूख लगेगी? और अगर भूख लगेगी तो फल खाने देना, बच्चों को होगी और किसी को नहीं। एक फिर पवन कुमार, एक पेशेंट का नाम है, सफरिंग फ्रॉम ऑन एंड ऑफ फीवर एंड बोथ पेन इन पास्ट 1 मंथ। जो 1 महीने से सफर कर रहा है, तो वो इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, वो फीवर, वो फ्लू नहीं होगा, वो कोविड नहीं होगा, वो कुछ और ही होगा। तो वो केस आप हम तक बताइए,
और ऐसा उनको बोल के क्लोज कर दीजिए, लेट अस डील विद दैट केस। If the patient on 3 days flu diet and the condition does not improve, मैंने आपको बताया कंडीशन नहीं इंप्रूव होगा तो आपको आगे उसको जो DIP डाइट का मैंने बताया था उस प्रोटोकॉल पे लेके आना है। पेशेंट को हेडेक भी होगा तो उसको आराम करने बोलना है, हेडेक भी होता ही है, दैट इज अ सिम्टम, आफ्टर ऑल उसको फ्लू है, हेडेक तो हो गई। अच्छा, फीवर में वो नहा सकता है? हाँ, नॉर्मल पानी में नहा सकता है, ना ठंडे पानी में ना गर्म पानी में, जरूर नहा सकता है। पेशेंट का टेस्ट और स्मेल चला जाता है? पेशेंट का टेस्ट और स्मेल तभी जाएगा जब वो दवाई भी ले रहा होगा, अगर वो पैरासिटामोल वगैरह ले रहा होगा तो ही जाएगा, अगर सीधे इस डाइट पे आएगा तो नहीं जाएगा। तो अगर ऐसा कोई बोलता है तो आप बोलिए कि आपने दवाई लिया था, तो फिर आपको पता चल जाएगा। अगर पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह कंप्लीट नहीं है या वो आप उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें बता देंगे। आप में से किसी ने पूछा कि इमरजेंसी नंबर आपको बताया हुआ ऑलरेडी, मैं दोबारा टीम को बोलूंगा आपको बता दे। अगर पेशेंट टमाटर और कुकुम्बर के साथ कैरेट भी खाना चाहता है, देखिए बेस्ट टमाटर कुकुम्बर ही काम करेगा, साथ में कैरेट खाने की कोई जिद करता है तो बोलना थोड़ा बहुत खा लो। इसके अलावा आपके क्वेश्चन है, most of the time after 2 days patient take paracetamol and after 2 days due to apprehension or fear, तो पेशेंट कई बार क्या करता है, डर के हमारे पैरासिटामोल खा लेता है। तो ऐसे में कुछ कर नहीं सकते, आप वर्चुअली हैं, आप बहुत दूर हैं उनसे, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप तो अपनी तरफ से बोलेंगे खाने की जरूरत नहीं है, इससे आपको नुकसान होगा, इसीलिए हम हैं। उसके बाद उसकी जो मर्जी है वो करेगा, लेकिन आप जो लास्ट में उसका फीडबैक डालेंगे तो उसमें लिख दीजिएगा कि ये पेशेंट ने अपनी तरफ से ये भी किया था हमारे रिकॉर्ड के लिए। फिर एक क्वेश्चन आता है कि पेशेंट को टॉन्सिल है और वो खट्टे फल का जूस पिएंगे, टॉन्सिल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा नहीं, वो तब बढ़ता है कि जूस के साथ अगर वो डेयरी प्रोडक्ट भी उसी दिन के 24 घंटे के अंदर खाया होगा, पिया होगा, या तेल या अन्न खाया होगा, पिया होगा, तो जाके वो रिएक्ट करेगा, अदरवाइज खट्टे का टॉन्सिल से कोई कनेक्शन नहीं है। अब देखिए 2 days द पेशेंट टेम्परेचर 95-96 डिग्री, इज दिस नॉर्मल? यहाँ पे टेम्परेचर ये नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन आपको देखना है कि पेशेंट कैसा फील कर रहा है। अगर वो नॉर्मल फील कर रहा है तो नीड नॉट टू वरी। One of my patient has X-ray and report shows bacterial infection in lungs and he is taking antibiotic. Is it normal? देखिए वो एक्सरे से ये डेफिनेटिव नहीं कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है भी तो भी ये जो डाइट है ये बैक्टीरिया पे भी उतना ही काम करता है जितना वायरस पे काम करता है। तो हम तो मना करते हैं कि आप कोई इस तरह का दवाई ना लो, एंटीबायोटिक ना लो। ये डाइट इज एंटीबायोटिक एंड एंटीवायरल, राइट। तो इसके अलावा आपके सवाल है, पैनिकिंग टू मच टू हैव सो मच फ्लूइड विल गेट हिम कोल्ड, सो टेकिंग 7 ग्लास इंस्टेड ऑफ, कोई 7 ग्लास लेंगे तो हमें जुकाम लग जाएगा, ऐसे कुछ लोग बोलेंगे, तो आप उनको बोलिए कि आपने डॉक्टर विश्व की वीडियो देखे नहीं क्या, और हम उनको वीडियो भी भेजते हैं जो बोलते हैं एक बार देख लो, तो उनको कन्विंस कीजिए। जो कन्विंस ना हो तो बोलिए ठीक है आप इसका आधा ले लीजिए, 7 ग्लास की जगह 4 ग्लास ले लीजिए। जैसे दुकान में हम नहीं करते हैं, थोड़ा सा उनके साथ हम बार्गेन करते हैं, तो थोड़ा बार्गेन करना पड़ेगा, 4 ग्लास में बनाना पड़ेगा उसको, 4 ग्लास लीजिए, 5 ग्लास लीजिए, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं ले सकते। ये नियम बड़ा सख्त है कि आप इसको कम कर सकते हैं, बट लेकिन ये नहीं कि भाई मैंने तो 4 ग्लास पिया तो 1 ग्लास मैं कॉफी पी लूं, नो, वो नहीं चलेगा। तो 3 स्टेप फ्लू डाइट, फर्स्ट डे फीलिंग हंग्री, कैन यू कंज्यूम, हाँ इसका जवाब दे दिया कि अगर हंग्री फील करता है तो उसको कुछ और नहीं लेना है, ये क्रेविंग है, वो बीमार इंसान है, उसको ज्यादा चॉइस है नहीं, ये उनको समझा देना है आपको अच्छी तरह से, ही डू नॉट हैव मच चॉइस। तो अब तक जो बात की वो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की बात की, अब हम थोड़ी आपकी बात करते हैं, आपसे जुड़े हुए। आपको या आपके फैमिली मेंबर को अगर फ्लू हो जाए, जो कि किसी को भी हो सकता है चाहे वो कितना भी हेल्दी हो, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि वायरस जब आता है तो वायरस पूछता नहीं है कि आपकी हेल्थ कैसी है, वो बॉडी में चला ही जाता है, और ऐसे में वो बॉडी में काफी सारी डिस्कम्फर्ट होती है। तो डिस्कम्फर्ट जैसे होती है तो पेशेंट के लिए क्या करना, आपने देखा, आपको अगर डिस्कम्फर्ट होती है तो आप सपोर्टिव आयुर्वेदा का हेल्प ले सकते हैं, इसे हम बोलते हैं हॉस्पिटल इन ए बॉक्स। आयुर्वेदा का हेल्प कैसे ले सकते हैं वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए पिछले 2 सालों में मैंने और हमारी जो मेडिकल टीम ने मिलके, जिसमें कुछ आयुर्वेदाचार्य हैं और कुछ हर्बलिस्ट हैं वियतनाम के और अलग देशों के, और हमने मिलके
28 ऐसे हर्ब ढूंढे जिन 28 हर्ब के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आप कोई भी दवा बना सकते हैं। जिन 28 हर्ब के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कोई भी दवा बना सकते हैं। वो जो 28 हर्ब है वो आपके सामने स्क्रीन पे में दिखता जा रहा है। ये सारे 28 हर्ब्स हैं और इनका हिंदी में नाम क्या है, इंग्लिश में नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, इनका कौन सा पार्ट यूज करते हैं, वो सब स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये आपको मेल पे भी भेज देंगे, लिंक भी दे देंगे इसका, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, इससे आप कोई भी दवा बना सकते हैं। कि दवा कैसे बनाना है, कौन से वाले हर्ब को कौन से वाले हर्ब से किस रेशियो में बनाना है, और अलग अलग एज ग्रुप के लिए, अलग अलग वेट के लिए, अलग अलग सिम्टम के लिए कितना डोज देना है, ये सारे के लिए जो ये देखिए इसमें ये एक पेज में सारा कुछ आ जाता है। जितने सारे सवाल हो सकते हैं, फीवर में क्या करना है, नोजिया में क्या करना है, डायरिया में क्या करना है, स्टमक एक में क्या करना है, टूथ एक में क्या करना है, बर्न्स में क्या करना है, डायबिटीज में क्या है, इम्पोर्टेंसी में क्या है। सो ये जितनी सारे बेसिक सिम्टम्स होते हैं, डिस्कम्फर्ट्स होते हैं इंसान के जीवन में, ज्यादातर डिस्कम्फर्ट्स को हमने कवर करने की कोशिश की है, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। और उसमें कैसे लेना है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके वीडियो भी हम आपको दे देंगे। तो इसे हम बोलते हैं व्हाट इज कॉल्ड हॉस्पिटल इन ए बॉक्स। मतलब इसमें वो सारे 28 इंग्रेडिएंट और वो कैसे लेना है, वो सारे चार्ट जो मैंने आपको दिखाया इसके अंदर ही होता है वो चार्ट। और इससे आप क्विक फिक्स, जब तक वो पेशेंट ठीक हो रहा है, मान लो 3 दिन में आपका फीवर ठीक हो रहा है, लेकिन तब तक अगर हेडेक हो जाए तो क्या करेंगे, कब ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, एनर्जी और चाहिए तो क्या करेंगे। तो आपका क्विक फिक्स सोल्यूशन के लिए, ये सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए है। जब तक तो डाइट पूरी तरह ठीक करेगा तब तक ये आपको टिके रहने के लिए, आपको कंफर्ट देने के लिए ये हॉस्पिटल बॉक्स है। देखिए, पेशेंट को फिजिकल कंफर्ट देना, तब तक कंफर्टेबल रहे उसकी जर्नी, ठीक होने की जर्नी, बहुत ज्यादा पेन में ना रहे, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये हॉस्पिटल इन ए बॉक्स है। लेकिन ये आप जो पेशेंट से डिस्टेंस पे है, ज्यादातर वो फोन से बात कर रहे हैं और बहुत कम चांस है कि ये सारे हब उनके पास हो। तो ये जो है ये उन्हीं के लिए है, उन पेशेंट्स के लिए है जो आपके फिजिकल कांटेक्ट में है, तब आप दे सकते हैं। तो ये जो बॉक्स है ये आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन अभी आपको पता है कि मार्केट, जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं जहाँ पे हर प्योर फॉर्म मिलता है, वो बंद है, खुले नहीं ठीक से। तो हम लगातार उनसे बोल रहे हैं, वो जैसे ही खुल जाएगा तो ये बॉक्स बन के, और वैसे भी ये आपका थर्ड मंथ है, थर्ड सेमेस्टर है, तो इसके बाद आपका फाइनल एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद जो सर्टिफिकेट आएगा, सर्टिफिकेट के साथ ये भी हम कुरियर कर देंगे। लिंकन यूनिवर्सिटी का आपका जो एडवांस सर्टिफिकेशन आएगा, अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट दिस एज ए कुरियर आल्सो, ये भी आपको मिल जाएगा। तो ये बॉक्स मिल जाएगा आपको, और बॉक्स से सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए और डाइट से पूरी तरह ठीक होने के लिए। सिम्टोमेटिक रिलीफ दिस बॉक्स। और जब इंसान को सिम्टम होते हैं ना, पेशेंट को, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसलिए मैं सबसे आखिरी में कर रहा हूँ, 2 तरह के सिम्टम होते हैं। एक तो फिजिकली सिम्टम होते हैं, कफ हो रहा है, हेडेक हो रहा है, दूसरा वीकनेस आ रही है, दूसरा मेंटल भी वीकनेस होती है। मेंटल वीकनेस का मतलब वो कमजोर फील कर रहा है, वो लूज फील कर रहा है, उसे लग रहा है कि मैं जिंदा नहीं रहूंगा, उसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो जो फिजिकल सिम्टम के लिए ये डब्बा जो आपके सामने है, और मेंटल सिम्टम के लिए उनको मेंटली सपोर्ट देने के लिए हमारे टीम में है डॉक्टर हिमा गुप्ता, जो कि साइकोलॉजिस्ट है, पीएचडी के इन्होंने साइकोलॉजी में। तो एक काम और आपका बढ़ गया कि आपको अगर ऐसा लगता है अपने पेशेंट से बात करके कि इन्हें थोड़ी साइकोलॉजिकल सपोर्ट की भी जरूरत है, तो आप हमें इन्फॉर्म कर देंगे, हमारी टीम को, कि ये जो पेशेंट है हमें लगता है कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत है, और क्यों लगता है वो भी थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। तो हम इनका टाइम लेंगे और उस पेशेंट को फोन पे इनसे बात करा देंगे, और ताकि उनको, उस पेशेंट को साइकोलॉजिकल कंफर्ट भी मिले। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज से, फ्रॉम टुडे, एक तो हमारा जो हेल्पलाइन है वो 24 घंटे ऑन है, 24 आवर्स। आधी रात को भी पेशेंट के फोन आते हैं, 2 बजे 3 बजे। हमारा हेल्पलाइन 24 घंटे ऑन है। हमारी जो इमरजेंसी नंबर है जो आपको दिया है वो 24 घंटे ऑन है, राइट। और यानी कि पेशेंट को कभी भी कोई तकलीफ है या कोई नया पेशेंट भी है, तो फॉर दैट वी आर देयर। तो लेकिन अब एक काम और भी आपसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ, वो ये कि अभी जरूरत आ गई है, इतने पेशेंट हो गए कि नाइट ड्यूटी की भी जरूरत आ गई है। तो आप में से जो लोग नाइट ड्यूटी के लिए रेडी हैं, नाइट ड्यूटी मतलब कि रात को 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक की ड्यूटी, तो आपको कुछ करना नहीं है, यू रिलैक्स, आप सारे काम वैसे के वैसे कीजिए, बस आपको अपना मोबाइल ऑन रखना है। तो अगर हमारे जो फर्स्ट लाइन ऑफिसर है, उनको कोई इमरजेंसी केस आता है या ऐसा केस आता है जिसमें लगता है कि एक बार एक्सपर्ट से बात हो जाएगी तो उनको शांति मिल जाएगी, तो ऐसे पेशेंट्स को
आपको रेफर करेंगे और आपको जो इमरजेंसी ड्यूटी में है उस पेशेंट से तभी बात करना है, और बात करके सिर्फ दो चीज पूछना है आपको। पहली चीज कि आपका टेम्परेचर कितना है, अगर टेम्परेचर 102 से ज्यादा है तो क्या बोलना है आपको पता ही है। दूसरी चीज, आप ऑक्सीमीटर अगर नहीं है तो आपकी ब्रीदिंग कैसी है, ऑक्सीमीटर शायद ना हो उसके पास, ब्रीदिंग कैसी है। अगर ब्रीदिंग कंफर्टेबल है तो बहुत अच्छी बात है, ब्रीदिंग कंफर्टेबल नहीं है तो आप ये सोल्यूशन दे देंगे, या आप बोलेंगे कि जिस पोजीशन में आपको सोना है वो प्रोन पोजीशन, उसकी एक पिक्चर आप उनको भेज सकते हैं, इस पोजीशन में सोइए तो थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा। और फिर आपको इतना बोलना है कि आप आराम से सो लीजिए। सुबह हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं तो नाइट ड्यूटी में हूँ, सुबह आपको एक्सक्लूसिव एक्सपर्ट आपको डेडिकेट कर देंगे, तो वो आपको और डिटेल डाइट के बारे में बाकी सारी चीज बता देंगे, नीड नॉट टू वरी। बस इतना बोलना उस पेशेंट को काफी बड़ा सपोर्ट मिल जाता है। और ये ध्यान रखना, पेशेंट कोई इमरजेंसी में तो नहीं है, तो उसके तो दो ही पैरामीटर है, ब्रीदिंग और फीवर। वो दोनों आपने पूछ लिया, और पूछ के आपने हल्का फुल्का उसको बता दिया, और उसको बोला कि बाकी हमारे जो सुबह की स्टाफ आएंगे, सुबह के एक्सपर्ट आएंगे, वो आपको पूरी तरह डिटेल में आपको हैंडल करेंगे। तो बस इतना ही आपको बोलना है। तो मैं चाहता हूँ कि महीने में कम से कम एक बार नाइट ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सब लोग एक एक दिन के लिए लीजिए, और उस नाइट ड्यूटी में 2 4 5 ऐसे कुछ फोन करने पड़ेंगे, लेकिन मुझे पता है कि वो जो एक फोन आपकी तरफ जाएगा वो पेशेंट को कितना कंफर्ट देगा। ये इमेजिन कीजिए, उस पेशेंट की जगह आप या मैं हूं, और हमें पता है कि कोरोना कितनी भयंकर बीमारी है, और तब किसी एक्सपर्ट का फोन आ जाए, वो इतना सांत्वना दे दे कि मैंने आपके पैरामीटर समझ लिए हैं और एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। तो वो हिम्मत आ जाती है। यही तो हमारा काम है, क्योंकि जो ठीक हो रहे हैं वो तो डाइट ठीक कर रहा है, भगवान ठीक कर रहा है, लेकिन हम एक जरिया है, हम एक प्रोसेस का पार्ट बने हैं। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप सब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, महीने में कम से कम एक दिन नाइट ड्यूटी लगाएं। नाइट ड्यूटी में और क्या क्या करना है मैं थोड़ी ट्रेनिंग और भी दे दूंगा आपको, लेकिन जब आप पेशेंट्स को क्योर करने के प्रोसेस में रहेंगे तभी आप सीखेंगे। इसीलिए तो बोलते हैं ना प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, राइट। कभी प्रैक्टिसिंग इंजीनियर नहीं बोलता, इंजीनियर ठीक सीख के आता है तब वो इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन डॉक्टर जिंदगी भर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर रहता है। तो आप जितना सीखेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप पेशेंट के बीच में रहेंगे, उतना आप सीख पाएंगे। आई एम श्योर कि पिछले 20 दिनों में पेशेंट से जिन्होंने इंटरेक्ट किया, आपने पेशेंट से इंटरेक्ट करके जितना सीखा उतना अदरवाइज आप नहीं सीख पाते, जस्ट मेरे थ्योरेटिकल क्लासेस से, मेरे वीडियो से, मेरे बुक से नहीं सीख पाते, आप कभी नहीं सीख पाते। इनफैक्ट कोई भी नहीं सीख सकता जितना हर पेशेंट अपने आप में एक कहानी है, अपने आप में एक स्टोरी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर पेशेंट से आपको नई बात पता चलेगी और वो आपकी लर्निंग को बढ़ाएगी। अगली बार अगर आपके घर में भी किसी को कोरोना हो गया, वो तो हो ही सकता है किसी को भी, अल्टीमेटली कोरोना जो है लाइक अदर इन्फ्लुएंजा वायरस, हर एक के बॉडी में एक एक बार आना ही आना है, कोई बच नहीं सकता उससे। तो यू विल बी क्वाइट कंफर्टेबल कि मैंने तो कितने सारे तो ठीक कर दिए, तो मुझे पता है तो मामूली चीज है। तो मतलब ये है कि जो भी आप कर रहे हैं वो उनके लिए नहीं, एक्चुअली वो हम अपने लिए कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिंस वी आर अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। और ये नॉलेज किसी और को है नहीं, ये नॉलेज आपको है या हमें है, तो ये नॉलेज तो हमें ही देना है ना आपको। और देखिएगा आने वाले दिनों में ये इतना फैलेगा, राइट, ये नॉलेज, और जब भी वो फैलेगा लोग ठीक होंगे तो आपको और हमें अच्छा लगेगा कि that we have started it and many people are getting cured even without contacting us. That is the main goal, कि लोग अपने आप ही ठीक हों बिना हमारी हेल्प के। अल्टीमेटली हम एजुकेशन को बढ़ा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, पेशेंट को एजुकेट कर रहे हैं, उनके पूरे फैमिली मेंबर को एजुकेट कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आपकी वजह से किसी को कंफर्ट मिल रहा है, एंड दैट इज अ बिग थिंग, दैट इज अ बिग अचीवमेंट, राइट। तो आप में से जो लोग नाइट ड्यूटी के लिए वॉलंटियर करना चाहते हैं या वॉलंटियर कर सकते हैं, तो आपको ऐसा एक फॉर्म भरना है, कहाँ जाके, एक साइट यहाँ पे नहीं आ रहा, आपको जाना है bishrup.com/night-duty, bishrup.com/night-duty में जाना है, और जाके आपको जो ये फॉर्म आएगा जो मैंने दिखाया था उस फॉर्म को भरना है। और फिर हमारे जो कोर टीम है, कोर टीम आपको डेजिग्नेट करेगी कौन से दिन नाइट ड्यूटी में आपको रखा गया है, तो उस दिन आपको बस अलर्ट रहना है। वो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से डेट हो सकता है, और उस दिन आप रहेंगे तो आप देखेंगे कि दैट विल बी अ यूनिक एक्सपीरियंस। जब वो पेशेंट एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होगा कि कोई एक्सपर्ट मुझे मिल जाएगा आधी रात को और तब एक्सपर्ट मिल जाएगी, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सो दैट कैन बी अ रियल कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। एंड मुझे लगता है कि बस अब समय आ गया अपने अगले
ट्रेनिंग का जो इंग्लिश में है। अभी जो ट्रेनिंग हुई है ये ट्रेनिंग हिंदी में है, हिंदी में हुई थी, और सेम चीज मैं रिपीट करूंगा अंग्रेजी में, बिल्कुल सेम चीज, सब कुछ वैसे का वैसा होगा, वही वाला क्वेश्चन होगा। तो आपकी मर्जी है, अगर समय है तो दोबारा आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा, नथिंग न्यू, राइट। रिवाइज होने से अच्छा ही है। या फिर जिनको हिंदी में समझ नहीं आया वो इंग्लिश में आ सकते हैं, या इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में आएंगे आएंगे। तो और इसके बाद आपका एक फाइनल एग्जाम होगा, नंबर 1। नंबर 2, आप सबको एक फॉर्मेट देंगे, उस फॉर्मेट में एक पेशेंट का, कम से कम एक पेशेंट का आपको केस स्टडी लिखना है। केस स्टडी जिसको आपने ट्रीट किया हो, चाहे वो डायबिटीज का हो, हाई ब्लड प्रेशर का हो, ओबेसिटी का हो, चाहे आपने डाइट से खुद को ट्रीट किया हो, अपने परिवार वालों को ट्रीट किया हो, या नाइस के नेटवर्क के पेशेंट्स जो आपको मिले उनको ठीक किया हो। हर एक को कम से कम एक पेशेंट का केस स्टडी देना है, और हर एक को फाइनल एग्जाम में अपीयर होना है। एंड वंस यू पास दैट, देन कम्स द सर्टिफिकेशन। सो अब सर्टिफिकेशन ज्यादा दूर नहीं है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया। और यहाँ बहुत सारे सवाल और भी आपने पूछे हैं लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में, लेकिन आज हमने लाइफस्टाइल डिजीज को नहीं छेड़ा, क्योंकि वो हमने पहले ही ले लिया था। आप देखेंगे जितने सवाल आपके पहले दिन नहीं थे, आखिरी दिन आते आते कई गुना सवाल और बढ़ जाएंगे। दैट्स व्हाट वी आर कॉलिंग आवर प्रैक्टिसिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर और प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। क्योंकि जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतने सवाल बनेंगे, और बनने भी चाहिए, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। सो इसी के साथ आई कंक्लूड दिस सेशन, एंड उम्मीद करते हैं जल्दी किस दिन विल मीट फेस टू फेस। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।